नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, सबसे पहले माता सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए कक्षा की शुरुआत करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनी वीणां पुस्तक धारिणी भवयतां जाड्यान्धकारापहाम् अस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अवगत करवा दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप किसी दूसरे अपने मित्र के पास शेयर करेंगे, वो किसी तीसरे के पास शेयर करेगा, तो इसी तरीके से हमारा साहित्य 24/7 परिवार आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में मैं चाहता हूं कि आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि वीडियो आपको अच्छे ही लगते होंगे, इतना मुझे उम्मीद है, विश्वास है। ठीक है, एक कमेंट कर दें प्यारा सा, तो कैसा क्या है कि उसमें हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और अच्छा मैटर आपको देते हैं, कोशिश करते हैं कि और भी अच्छा मैटर आपको उपलब्ध करवा सके। ठीक है। तो दोस्तों, कल हमारा चल रहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, अधूरा छोड़ दिया था क्योंकि किसी कारणवश मुझे कहीं पे जाना था, इसलिए कक्षा कंप्लीट नहीं कर पाए। और कक्षा कंप्लीट करते हुए कैसे 1 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया था। 1 घंटे से ज्यादा का टाइम विद्यार्थी ज्यादातर क्या करते हैं कि 1 घंटे में लगभग बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लेता और वैसे दे भी नहीं पाऊंगा। उसके लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, किस तरीके से पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि भाई सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, जो लिखने की परंपरा का विकास है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किया गया। ठीक है, इसके बाद में शुक्ल जी ने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की भाषा हिंदी और पद्धति विधेयवादी थी, ये मैंने आपको बता दिया था बखूबी तौर पर। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग सबसे पहले भारत में करने वाले, यानी कि भारत में इसके प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है और पूरे विश्व में तेन और बेन को माना जाता है। ये बातें मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी। ठीक है, जब पद्धतियां पढ़ा रहा था। यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर के नाम से आया। पहले सबसे पहले जो मतलब ये एक पर्यायवाची कोश था जो हिंदी शब्द सागर के नाम से आया था। ठीक है, हिंदी शब्द सागर के निर्माण में 3 विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये बात मैंने आपको बताई थी। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शुक्ल जी ने 1928 ईस्वी में हिंदी साहित्य के विकास नाम से प्रकाशित करवाया। फिर 1929 में इस ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास रखा गया, जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया। ठीक है, 1940 ईस्वी में इसका प्रवर्तित एवं संशोधित संस्करण था, वो हमारे सामने आया। और वो जो प्रवर्तित और संशोधित संस्करण था वो भी हिंदी साहित्य इतिहास नाम से, यानी कि इसी नाम से हमारे सामने आया था। ठीक है, इसके बाद में इस ग्रंथ में शुक्ल जी ने कवियों की अपेक्षा रचनाओं पर अधिक बल दिया है। ठीक है, कवियों पे इतना बल नहीं दिया, रचनाओं पे इन्होंने अधिक और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि भाई रचनाएं किसकी कैसी हैं, कितनी है, कितनी क्या है, कितनी क्या नहीं। ठीक है, इसके बाद में केदारनाथ पाठक ने इस ग्रंथ के लेखकों में शुक्ल जी का सहयोग किया। केदारनाथ पाठक है ना, इस ग्रंथ के लेखकों में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उन्होंने शुक्ल जी का सहयोग किया था। ठीक है, इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवि यानी सहस्त्र कवि हैं, लगभग 1000 कवि हैं। ठीक है, आरंभ इस ग्रंथ का आचार्य शुक्ल ने माफ कीजिएगा, इस ग्रंथ का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की वाणियों से किया है। ये बात आप जानते हो बखूबी तौर पे, और मैंने लिखवाया भी था। आदिकाल को वीरगाथा काल 12 पुस्तकों का आधार मानकर आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम रखा आदिकाल का। इन्होंने 2 तरीके से काल विभाजन किए, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, दोनों काल विभाजन बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में इस इतिहास ग्रंथ लिखने में इन्होंने निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता प्रयोग किया, यानी पुस्तकों की सहायता भी ली। कौन कौन सी पुस्तकें? मिश्र बंधु, विनोद है, किनकी मिश्र बंधु की, वो भी हम कल ही पढ़ रहे थे, उनको कंप्लीट किया था मिश्र बंधु को। इसके बाद में हिंदी गोविंद रत्नमाला, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है, ये भी हिंदी गोविंद
रत्नमाला। और किनका ग्रंथ है ये? श्याम सुंदर दास का, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। और कविता कौमुदी, ये भी इतिहास ग्रंथ है, किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का। इसके बाद में वियोगी हरि जी का ब्रज माधुरी सार, इसका इन्होंने मतलब सहायता ली। इन ग्रंथों की 4 ग्रंथ हैं, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे बढ़ते हैं तो अगला जो हमारा बिंदु होगा वो है आचार्य शुक्ल जी को लेकर के होगा कि इन्होंने हिंदी साहित्य का पहला कवि किसे माना। तो इन्होंने हिंदी साहित्य का पहला कवि किसको माना भाई? मुंज या मुंज को, भोज को, मुंज या राजा मुंज या भोज को माना, ठीक है। ये इनका पहला कवि था। कौन? राजा भोज या मुंज, इनको जिनको इन्होंने पहला कवि माना था हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत, ठीक है। यह ग्रंथ सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ, यह बात आपको पता है। यह ग्रंथ सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ, ठीक है। यह विद्यार्थियों के लिए तैयार किए गए नोट्स थे भाई, सबसे मेन बात ये। कवियों के काव्य निरूपण में आधुनिक समालोचनात्मक कवियों के काव्य निरूपण में कवियों के काव्य निरूपण में आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टिकोण को दृष्टिकोण को अपनाया। आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। कवियों के काव्य निरूपण में, जब काव्य मतलब काव्य कौन सा है? जो पद्य भाग है, उसके निरूपण में आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है, ठीक है। इस ग्रंथ के आधार पर यह प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है। यह प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है। विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। ये कोटेशन है भाई, आप समझ रहे हो ना, ये और कुछ नहीं, ये कोटेशन है। यह प्रबंध काव्य मतलब प्रबंध काव्य तो है ये हिंदी साहित्य का इतिहास, एक विस्तृत वन स्थली है। वन स्थली मतलब एक विस्तृत विशाल भाग है। तो मुक्तक है ना, वो एक चुना हुआ गुलदस्ता। मुक्तक भी बहुत अच्छी चीज है, उसको गुलदस्ते के समान बताया, ठीक है। इस प्रकार इस ग्रंथ में दोहरा
काल विभाजन किया गया, ये मैंने आपको बताया है। इस ग्रंथ में दोहरा काल विभाजन किया गया है। आप जानते हो आचार्य शुक्ल जी ने कभी भी ये नहीं किया कि भाई मतलब दूसरे तरीके से देखा हो, लेकिन इन्होंने जो काल विभाजन किया है ना उसको दो आधार पे किया है। और इनका जो काल विभाजन है ना वो मैं दो आधार पे आपको लिखवाऊंगा। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को, ये पहले लिखवा दूंगा। शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नामकरण के लिए शुक्ल जी ने बताया था मैंने, वीरगाथा काल नामकरण के लिए वीरगाथा काल नामकरण के लिए 12 पुस्तकों का आधार बना। ये बात मैंने आपको बताई थी। 12 ग्रंथों को आधार लिया था। 12 ग्रंथों को आधार 12 ग्रंथों का आधार लिया था। अब वो 12 ग्रंथ कौन कौन से हैं आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें क्या है, अब 12 ग्रंथ कौन कौन से देखो। 6 तो रासो काव्य हैं, 6 तो रासो काव्य कितने हैं, 6 रासो काव्य कितने लिए हैं इन्होंने, 6। कौन कौन से वो मैं बता दूंगा। एक है जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट, जय मयंक जस चंद्रिका। कीर्ति लता कीर्ति पताका, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। विद्यापति को भी आधार माना इन्होंने, विद्यापति पदावली, विद्यापति की जो पदावली है उसको आधार मानना है। 6, 7, 8, 9 और 10 हो गए। उसके बाद में 2 और हैं, अमीर खुसरो, खुसरो। 1, 2, 3, 4, 5 और एक जय मयंक जस चंद्रिका हो गया। यार कौन सी रह गई भाई, कीर्ति लता कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली, 6 रासो, जय मयंक जस चंद्रिका और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की, और एक भट्ट केदार की ओर है ना, भट्ट केदार की ओर है यार, माफ कीजिएगा थोड़ा सा क्या हो रहा है कि थोड़ी सी समस्या आ रही है इसमें। 6 तो रासो काव्य है, जय मयंक जस चंद्रिका, कीर्ति लता कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली, अमीर खुसरो। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक और है मयंक, माफ कीजिएगा वो मैं थोड़ा बाद में लिखवा दूंगा आपको, है ना, और पक्का लिखवा दूंगा याद करके ध्यान से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना भाई। इनका इतिहास ग्रंथ विद्यार्थियों के लिए तैयार किए हुए संक्षिप्त नोट्स थे। इनका इतिहास ग्रंथ
विद्यार्थियों के लिए तैयार किए गए संक्षिप्त नोट्स थे। संक्षिप्त नोट्स थे। ये चीज आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया भाई इसका स्क्रीनशॉट। एक बार ये समझा दूं, हिंदी साहित्य का पहला कवि किसे माना? आचार्य शुक्ल के अनुसार है राजा मुंज या राजा भोज, दोनों नाम आते हैं भाई। और ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ सकता है, वापस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह ग्रंथ सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, मैंने आपको पहले बताया था कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था यह ग्रंथ। कवियों के काव्य निरूपण में इन्होंने क्या किया? आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया भाई, ठीक है। हिंदी प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है। इन्होंने खुद कहा है, कोट किया है कि जो प्रबंध काव्य है ना, यह तो एक विस्तृत वनस्थली है, और जो मुक्तक काव्य है ना, यह एक चुना हुआ गुलदस्ते के समान इसको बताया है, ठीक है। दोहरा काल विभाजन किया गया, मैंने बता दिया आपको दोहरा काल विभाजन, और दोनों काल विभाजन में अभी लिखवाऊंगा आगे, जो नेक्स्ट इसको साफ करके जो लिखेंगे ना, वो इनका काल विभाजन में लिखेंगे। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नामकरण के लिए 12 ग्रंथों को आधार माना। 12 ग्रंथों में से एक ग्रंथ कम पड़ रहा है भाई, वो मुझे थोड़ा ध्यान है, स्लिप हो रहा है माइंड से, तो वो मैं आपको पक्का लिखवा दूंगा, कोट करवा दूंगा, ये ध्यान रखना। अगली जो साहित्य की क्लास होगी ना, उसमें मैं 100% इसमें से आपको ये बात बता दूंगा कि वह कौन सा ग्रंथ था, ठीक है। 6 और 5 है ये अपने पास, जयमंक, जस चंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश। यार जयचंद्र प्रकाश, नहीं यार, एक बार फिर वापस यार देखो, मैं कंफ्यूज ही हूं। जयचंद्र प्रकाश और जयमंक, जस चंद्रिका, मधुकर भट्ट और भट्ट केदार की, हाँ भाई जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश कर लो नोट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो गए 12। इसके बाद में अमीर खुसरो और जयचंद्र प्रकाश, ये हो गए 12, और 6 रासो है। 6 रासो जब हम रासो साहित्य पढ़ेंगे तो मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। इनका इतिहास ग्रंथ विद्यार्थियों के लिए तैयार किए गए संक्षिप्त नोट्स थे भाई। ये मतलब इतिहास ग्रंथ नहीं लिख रहे थे ये विद्यार्थियों के लिए अपने नोट्स बना रहे थे, वो छोटे तौर पे, संक्षिप्त यानी छोटे तौर पे। अब ये लिख लिया होगा आपने, उतार लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। मैंने कल बताया था यार, मेरे मुंह में क्या हो रहे हैं, छाले हो रहे हैं, तो बोलता हूं ना तो दर्द होता है, इसलिए आवाज भी नहीं निकलती, और बोलता हूं तो इतना ही सोच रहा हूं कि भाई इतना ही बोलूंगी जितनी जरूरत है ना। अच्छा, अब इनका जो दोहरा काल विभाजन है ना, वो दोहरा काल विभाजन देखेंगे, इन्होंने दोहरा काल विभाजन किया कैसे, ठीक है। और ये प्रामाणिक है, प्रामाणिक चीज है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना, ये प्रामाणिक है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया। 4 कालखंड, दोहरा नामकरण इन्होंने किया, दोहरा काल विभाजन इन्होंने किया। सबसे पहला जो नाम रखा, सबसे पहला काल विभाजन किया इन्होंने आदिकाल के नाम से भाई,
आदि काल, ठीक है। और आदिकाल को ही इन्होंने क्या कहा, वीर गाथा काल। तो दोहरा काल विभाजन हो गया, देखो यहीं पे कर रहा हूं मैं, वीर गाथा काल। दोनों नाम इन्होंने दिए अपने स्पेशल तरीके से, लेकिन ये कब से कब तक रहा, 1050 से 1375 विक्रमी संवत। 1050 से 1375 विक्रमी संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है। लाल में भी जो काल विभाजन किया वो भी आचार्य शुक्ल ने, और जो दूसरे जो ब्लैक से लिख रहा हूं ये भी काल विभाजन किया रामचंद्र शुक्ल ने। नंबर 2 पे पूर्व मध्य काल। नंबर 2 पे क्या किया, पूर्व मध्यकाल, जिसे क्या बोला गया, दूसरा नाम इसका रखा है इन्होंने भक्ति काल। क्या, भक्ति काल, भक्ति काल। और ये कब से कब तक रहा, 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक भक्ति काल चला, ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो काल विभाजन किया, उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल, इसका जो दूसरा नाम था वह दूसरा नाम इन्होंने रखा रीति काल। रीति काल। और इसका जो समय बताया इन्होंने, बताया 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत, ठीक है भाई। इसके बाद में जो चौथा नामकरण किया वह है आधुनिक काल या गद्य काल। आधुनिक काल, या फिर क्या किया इन्होंने, गद्य काल, गद्य काल। और जो गद्य काल का जो समय रखा इन्होंने 1900 विक्रमी संवत से अब तक, यानी 1984 विक्रमी संवत। 1900 संवत से अब तक, यानी कि 1984 विक्रमी संवत तक, ये इनका काल विभाजन था। और 2 नाम दिए हैं प्रत्येक काल के, लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, देखो हिंदी साहित्य के इतिहास में 900 वर्षों का, इन्होंने 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में बांट दिया। 900 वर्षों तक का इतिहास है 1984 तक का, ठीक है। 1000 से और 1984 तक, मतलब मान ही लो लगभग 900 वर्ष हो गए। कितने हो गए, 900 और ये 34, 934 वर्ष है। 934 वर्ष, 984 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया। सबसे पहले इन्होंने नाम दिया आदिकाल। आदिकाल को इन्होंने कहा कि भाई ना इसका वीरगाथा काल भी है। क्यों, क्योंकि 12 पुस्तकों का आधार माना था, 6 तो रासो काव्य थे, मैंने आपको बता दिया। तो 6 रासो काव्य कौन, बीशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, और ये ऐसे है ना 6 हैं। और उसके बाद में जय मयंक, जय चंद्रिका, जयचंद्र प्रकाश, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली और अमीर खुसरो की पहेलियां या अमीर खुसरो कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद में पूर्व मध्यकाल, जिसको इन्होंने नाम दिया भक्ति काल। दूसरा नाम इनका था भक्ति का। कब से, 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक। उसके बाद में उत्तर मध्यकाल नाम दिया। उत्तर मध्यकाल, इसको ही इन्होंने बोला कि भाई नहीं, उत्तर मध्यकाल के साथ में इसको रीतिकाल भी नाम दे दिया। कितना, 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। उसके बाद में आधुनिक काल, जो वर्तमान में चल रहा है, गद्य काल, इसको क्या बोला इन्होंने, गद्य काल, आधुनिक काल को। और नाम के कब से कब तक, 1900 से अब तक, यानी 1984 तक इन्होंने मतलब व्याख्याएं की है, ठीक है। 1984 के बाद इन्होंने कोई वो नहीं किया, क्योंकि उसके बाद में ये जानते हो भगवान के चरणों में इन्होंने अपना दे त्यागा, ठीक है। आगे चले, ठीक, आगे बढ़ते हैं।
हमारे शुक्ल जी हमने कर लिए हैं कंप्लीट। शुक्ल जी सही से आपको समझ में भी आए होंगे, और शुक्ल जी समझ में आ गए तो समझ लो कि हिंदी साहित्य का इतिहास आपको समझ में आ गया। शुक्ल जी तो बहुत भाई टेढ़ी खीर है। नंबर 6 कौन सा आता है? राम कुमार वर्मा। कौन? राम कुमार वर्मा। अब राम कुमार वर्मा जी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसे कवि हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य का मतलब आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। क्यों? क्योंकि जो आलोचना जो करता है ना, वो कौन कर सकता है? आलोचना तो बड़े से बड़ा आदमी करेगा, और बड़े से बड़ा क्या है? राम। तो राम ही आलोचना करेगा भाई। तो इन्होंने हिंदी साहित्य का क्या लिख दिया? आलोचनात्मक इतिहास। बहुत से लोगों की इन्होंने बैंड बजा दी, बहुत से कवियों की। कैसे? वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब इन्होंने 1938 ईस्वी में ग्रंथ लिखो, ग्रंथ 1938 ईस्वी में कौन सा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा? 1938 ईस्वी में। क्या? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इन्होंने अपभ्रंश के कवियों को शामिल किया। सबसे मेन बात, इन्होंने अपभ्रंश के कवियों को शामिल किया। हिंदी साहित्य के इतिहास आलोचनात्मक इतिहास में इन्होंने अपभ्रंश के कवियों को भी शामिल किया, और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने की बोल कर बैठे भाई। इसी के आगे लिख लो, और स्वयंभू कब? स्वयंभू कब? 693 ईस्वी। 693 ईस्वी स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने की भूल कर बैठे। कौन? वर्मा जी। क्या कर दिया इन्होंने? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। स्वयंभू, इनका जन्म, इनको कब से लिया गया? 693 ईस्वी से। स्वयंभू को 693 ईस्वी का माना है। यह ग्रंथ अधूरा है। सबसे मेन बात, यह ग्रंथ अधूरा है। क्यों? क्योंकि इसमें भक्ति काल तक का ही उल्लेख प्राप्त होता है। क्योंकि इसमें भक्ति काल तक का ही उल्लेख प्राप्त होता है। भक्ति काल तक का ही उल्लेख इसमें मिलता है, इसलिए यह क्या है? अधूरा ग्रंथ है। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने अपने इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के इतिहास को
कितने भागों में बांट दिया भाई? 5 भागों में बांट दिया, 5 कालखंडों में बांटा, 5 कालखंडों में बांटा। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ना, उसको इन्होंने 5 कालखंडों में बांटा और आदिकाल को संधि काल नाम दिया। आदिकाल को क्या नाम दिया? संधि चारण काल। और आदिकाल को संधि चारण काल नाम दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, मोस्ट लगा लेना इस संधि चारण काल वाला। आदिकाल को संधि चारण काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। बहुत बार आ चुका है टीजीटी में, पीजीटी में, और जो हमारे आरपीएससी में भी आया हुआ प्रश्न है। नेट में तो ये बार बार अटकता ही है। ठीक। इन्होंने शुक्ल जी के इतिहास का अनुकरण किया। इन्होंने शुक्ल जी के इतिहास का अनुकरण किया। शुक्ल कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, उनका ही अनुकरण कर लिया। इन्होंने मात्र 17 वर्ष की आयु में देश सेवा नाम से कविता लिखी। इन्होंने मात्र 17 वर्ष की आयु में देश सेवा नाम से कविता लिखी। कितने वर्ष की आयु में? मात्र 17 वर्ष की आयु में इन्होंने देश सेवा नाम से कविता लिखी, जिसके लिए इन्हें 51 रुपए का पुरस्कार मिला भाई। जिसके लिए इन्हें 51 रुपए का पुरस्कार मिला। देश सेवा कविता के लिए इन्हें 51 रुपए का पुरस्कार मिला था। इस रचना में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का वर्णन है। अधूरा है ना भाई। इस रचना या ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 बताया था क्या? 1693 ईस्वी तक का वर्णन है। का वर्णन है। 1693 ईस्वी तक का वर्णन इस रचना में प्राप्त होता है, इसलिए यह ग्रंथ अधूरा है। इसलिए यह ग्रंथ अधूरा है भाई। ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक। तो अब हम पढ़े ग्रंथ कौन सा? 1938 में कौन सा नाम? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचना किसने? राम ने। किसकी कर दी? रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है। कब कर दी? 1938। इन्होंने अपभ्रंश के कवियों को शामिल किया, सबसे मेन बात है ये। अपभ्रंश के कवियों को शामिल किया और स्वयंभू को रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ने प्रथम कवि आचार्य मुंज न राजा मुंज और राजा मुंज या भोज,
और राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि स्वयंभू 1993 ईस्वी, और उन्होंने किसको माना? मुंज को। कब? 1050 ईस्वी, ठीक है, क्योंकि उनका ग्रंथ वहीं से शुरुआत हुई है। हिंदी का प्रथम कवि मानने की भूल कर बैठे, स्वयंभू हिंदी का प्रथम कवि नहीं है, यह इन्होंने माना, और इसकी आलोचना और विद्वानों ने राम कुमार वर्मा की कि स्वयंभू हिंदी का प्रथम कवि नहीं हो सकता, ठीक है। यह ग्रंथ अधूरा है क्योंकि इसमें भक्ति काल तक का उल्लेख प्राप्त होता है। इस रचना में या ग्रंथ में 693 से 1693 तक का वर्णन मिलता है, इसलिए यह ग्रंथ क्या है? अधूरा है। इंपॉर्टेंट चीज है, अधूरा इतिहास ग्रंथ है इनका, ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 काल खंडों में बांटा और आदिकाल को संधि चारण काल नाम दिया। भाई मोस्ट प्रश्न है संधि चारण काल, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है और कितनी बार आगे भी पूछा जाएगा। शुक्ल जी के इतिहास का अनुकरण किया इन्होंने लिखते समय। मात्र 17 वर्ष की आयु में कौन सी देश सेवा नाम से एक कविता लिखी जिस पर उन्हें 51 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। भाई ठीक है, इतना हो गया हो तो आगे बढ़े क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आज राम कुमार वर्मा को जल्दी से जल्दी समाप्त करके और मैं इस कक्षा को छोड़ दूं, क्योंकि मेरे मुंह में थोड़े छाले होने की वजह से और दर्द हो रहा है जीभ में, तो इसलिए बोलना नहीं जा रहा है। तो ये क्या बोलते हैं, राम कुमार वर्मा को कंप्लीट करते हैं, फिर आज की कक्षा को हम जल्दी समाप्त करेंगे भाई, ठीक है। माफी चाहता हूं इसके लिए। ठीक है, इन्होंने शुक्ल जी के वीरगाथा काल को चारण काल, इन्होंने शुक्ल जी के वीरगाथा काल को चारण काल, जो शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया था ना, उसको इन्होंने क्या कहा? चारण काल। चारण काल एवं इससे पूर्व के काल को संधि काल कहा। एवं इससे पूर्व के काल को संधि काल का, ठीक है। पूर्व के काल को क्या कह दिया भाई? संधि काल। और जो वीरगाथा काल था ना, उसका नाम किया इन्होंने चारण काल। संधि काल में अपभ्रंश की रचनाओं का समावेश है। संधि काल में अपभ्रंश की रचनाओं का समावेश है। सबसे मुख्य चीज है ये कि संधि काल में किसकी कौन सी रचनाएं डाली हैं इन्होंने? अपभ्रंश की। और जो चारण काल नाम दिया है इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जिसको वीरगाथा काल नाम दिया है 1050 से और 1375 तक के काल को, तो उन्होंने इस काल को नाम दिया चारण काल। और अपभ्रंश काल, संधि काल को संधि काल किसे कहा? इससे पूर्व के काल को, जो मतलब इन्होंने कहां से वो 693 ईस्वी से शुरुआत की है, ठीक है। तो 693 ईस्वी से और 1050 तक के जो 50 तक का जो समय है ना, उसको तो इन्होंने अपभ्रंश काल, संधि काल, माफ कीजिएगा, संधि काल का, ठीक है। और जो उसके बाद में 1050 से और वो 1375 तक का जो समय था ना, उसको इन्होंने क्या बोल दिया? वीरगाथा काल। वीरगाथा काल को चारण काल, माफ कीजिएगा, चारण काल, चारण काल, ठीक है। ये चीजें हैं, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। वैसे ये तो मैंने वैसे ही समझा दी यहाँ पे लिख के।
ठीक है। इन्होंने भक्तिकाल की निर्गुण काव्य धारा को, इन्होंने भक्तिकाल की निर्गुण काव्य धारा को, काव्य धारा को, जो भक्तिकाल की इनकी जो निर्गुण काव्य धारा थी ना, उस निर्गुण काव्य धारा को संत काव्य एवं प्रेमाश्रयी काव्य धारा को, संत काव्य एवं प्रेमाश्रयी काव्य धारा को सूफी काव्य, ठीक है, प्रेमाश्रयी काव्य धारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा। सबसे मेन चीज, अब इन ये दो चीजें लिख ली आपने, नोट कर ली, तो आगे बढ़े भाई, इसका काल विभाजन करते हैं। सबसे पहले इनकी रचनाएं लिख लो, काल विभाजन बाद में करेंगे क्योंकि ये जगह छोटी है, ठीक है। तो इनकी रचनाएं लिख लो, रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, इनकी कुछ रचनाएं हैं, वो रचनाएं मैं लिखवा देता हूँ, नोट करवा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम इनका जो काल विभाजन है ना, वो काल विभाजन कर लेंगे, ठीक है भाई। अंजलि, अंजलि कौन सी लिखी थी भाई इन्होंने, छोटी वाली अंजलि। हिमहास, अंजलि हिमहास। चित्तौड़ की चिता, चित्तौड़ की चिता, इनकी ही रचना, अन्य रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास तो इन्होंने लिखा था। एकलव्य, एकलव्य रूप राशि और निशीथ, निशीथ भी वही इन्हीं की रचना है। आकाश गंगा, आकाश गंगा, आकाश गंगा। अभिशाप, अभिशाप और चित्ररेखा, चित्ररेखा लिख ली भाई, ये रचनाएं, इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इनका काल विभाजन करेंगे। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। शुक्ल जी ने वीरगाथा काल को क्या नाम दे दिया भाई, चारण काल नाम दे दिया। शुक्ल जी के जो वीरगाथा काल था ना, उसको चारण काल नाम दे दिया। और इस चारण काल से पूर्व का जो काल था ना, उसको संधि काल कहा, संधि काल। और संधि काल में क्या कर दिया इन्होंने, संधि काल में अपभ्रंश की रचनाओं का समावेश कर दिया भाई, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ना। इन्होंने भक्तिकाल की निर्गुण काव्य धारा को संत काव्य और प्रेमाश्रयी काव्य धारा को क्या, सूफी काव्य कहकर पुकारा, यानी कि सूफी काव्य नाम दिया इन्होंने। निर्गुण काव्य धारा को तो संत काव्य और सगुण प्रेमाश्रयी काव्य धारा को सूफी काव्य, ठीक है। प्रमुख इनकी रचनाएं, अंजलि है, प्रमुख रचना है। हिमहास, प्रमुख रचना है। चित्तौड़ की चिता, एकलव्य, रूप राशि, निशीथ, यह बहुत बार एग्जाम में आ चुकी निशीथ जो रचना है, ये इंपॉर्टेंट रचना है। और ये चित्तौड़ कला, ये भी इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़ की चिता, ये दोनों रचनाएं तो आई हुई है, ठीक है। आकाश गंगा, अभिशाप और चित्ररेखा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। इतना लिख लिया।
आगे बढ़ते हैं और इनका करते हैं काल विभाजन। काल विभाजन इन्होंने कैसे कैसे किया है, वो काल विभाजन मैं आपको एक बार करवा देता हूं। काल विभाजन लिखो भाई, काल विभाजन। तो कैसे काल विभाजन किया इन्होंने, वो काल विभाजन कर लेते हैं। कितने कालखंडों में बांटा था, 5 कालखंडों में। सबसे पहले क्या बनाया इन्होंने, सबसे पहला 5 कालखंडों में बांटा ना, तो सबसे पहले क्या बनाया इन्होंने, संधि का। संधि ऐसे लिखो, संधि चारण काल, संधि चारण काल, ठीक है, संधि चारण काल। और जो संधि चारण काल है ना, ये संधि चारण काल है, यह क्या किया इन्होंने, 750 से 1375 विक्रमी संवत, 750 से 1375 विक्रमी संवत, विक्रमी संवत, संधि चारण काल। यह पूरा काल है, 2 काल है इसमें से। अब मैं इसको डिफाइन करता हूं दोनों कालों को। तो देखो, पहला संधि चारण काल है, ये 1375 है। अब देखो इसको, इसके 2 भाग कर दिए इन्होंने, खुद ने स्वयं ने किए हैं भाई ये, ठीक है। इन्होंने इसके क्या कर दिए, 2 भाग कर दिए, और दोनों के नाम देखो। अब आएगा भाग अपना 1 नंबर, और ये होगा हमारा 2 नंबर। तो सबसे पहले 1 नंबर पे क्या किया इन्होंने, संधि काल, संधि काल 1 नंबर पे। और इधर क्या कर दिया इन्होंने, चारण काल, चारण काल, ठीक है। अब ये 2 काल हो गए ना, 1 नंबर काल और 2 नंबर काल। तो इस प्रकार से इन्होंने 5 कालखंड किए हैं। तो संधि काल का जो इन्होंने समय बताया, 750 से 1000 विक्रमी संवत बताया, 750 से 1000 विक्रमी संवत। ये तो क्या कर दिया इन्होंने, संधि काल को कर दिया, ठीक है। और 1000 से 1375 विक्रमी संवत इन्होंने चारण काल को कर दिया, 1000 से 1375 विक्रमी संवत, किसको, चारण काल को इन्होंने किया। ये चीज कर दी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई ना भाई, 2 कालखंड हो गए। तीसरे नंबर पे इन्होंने दिया भक्ति काल, तीसरे नंबर पे क्या किया इन्होंने, भक्ति काल, भक्ति काल। अब इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन था ना, वो उसी आचार्य शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ था ना, तो उसी ग्रंथ का तो इन्होंने वो किया है, इन्होंने आत्मसात उसी ग्रंथ को करके, आधार उसी ग्रंथ को बना करके ही तो अपना इतिहास ग्रंथ दिया था, ठीक है। तो इन्होंने जो जो काल विभाजन किया, उसमें सारे के सारे सेम टू सेम डेट इन्होंने ली है उससे, ठीक है, आचार्य शुक्ल जी से। तो उनकी सेम टू सेम देख लो यहाँ से, 1375 से 1700 विक्रमी संवत, ठीक है। उसके बाद में भक्ति काल के बाद में इन्होंने बताया चौथा रीति का, रीति काल। और रीति काल का क्या उन्होंने क्या दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, 1700 से 1900। तो ये भी क्या बोलेंगे, 1700 से 1900 विक्रमी संवत। नंबर 5 अंतिम आधुनिक काल। आधुनिक काल बताया इन्होंने, आधुनिक काल, आधुनिक काल कब, 1900 से अब तक, 1900 से अब तक, ठीक है। ये इन्होंने काल विभाजन किया, इनका काल विभाजन अलग है, ठीक है भाई। और काल, और मतलब इतिहास ग्रंथों से इनका काल विभाजन जो है वो बिल्कुल अलग है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
ले लिया, ठीक है, समझ में तो आ ही गया है ये काल विभाजन, इनका तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन बात ये थी संधि चारण काल। नाम पहला 750 से 1375 विक्रमी संवत तक, ठीक है। और इसको दो काल खंडों में बांट दिया। संधि काल एक नंबर दिया इन्होंने, संधि काल जिसको बोला 750 से 1000 विक्रमी संवत तक। दूसरा नंबर चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी संवत। इसके बाद में भक्ति काल सेम टू सेम रामचंद्र शुक्ल जी का 1375 से 1700 विक्रमी संवत। रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत और आधुनिक काल 1900 से अब तक, ठीक है। इतना सब हो गया। इतना होने के बाद में आगे बढ़ते हैं। आचार्य जो ये हैं, ये हमारे जो राम कुमार वर्मा जी है ना, इनको हमने खत्म कर लिया, ठीक है भाई। और राम कुमार वर्मा जी को हमने खत्म कर लिया, तो मैंने बोला था कि यार थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप बोलो तो मैं क्लास को समाप्त कर दूं। चलो आप तो यार क्या बताऊं आपको, कोई बात नहीं, मत करवाओ भाई। एक चीज और पढ़ा दूंगा, तो बाबू श्याम सुंदर दास छोटे से लिख लो, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास। इनकी सबसे पहले कुछ भी नहीं है, ज्यादा खास नहीं है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रसिद्ध कवि हैं। एक स्टार बना के लिख लो इनकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं बाबू श्याम सुंदर दास जे के। हिंदी गोविंद रत्नमाला पहली, हाँ पढ़ चुके हैं ये। हिंदी गोविंद रत्नमाला, और जो दूसरी रचना है वह रचना है हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य, ठीक है भाई। ये दो रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट है, प्रमुख रचनाएं हैं। दोनों रचनाएं एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। इन्होंने भी आचार्य शुक्ल की तरह दोहरा काल विभाजन माना, लिख दो। इन्होंने भी आचार्य शुक्ल की तरह दोहरा काल विभाजन माना। क्या नहीं मानना? क्या नहीं है भाई, मानना है। सबसे पहला इन्होंने माना आदि युग, लिख लो आदि युग, आदि युग। इसको क्या बोला है इन्होंने? दूसरा नाम वीरगाथा, वीरगाथा युग। कब से कब तक मान लिया? मानो खूब आराम से मानो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। सबको मानने का हम सब याद करेंगे, सारा याद करेंगे, बहुत अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। आदि युग कब से कब तक माना? 1050 से 1400 विक्रमी संवत, अलग ही समय। 1050 से 1400 विक्रमी संवत आदि युग या वीरगाथा युग। वीरगाथा युग तो हम रामचंद्र शुक्ल को याद करें तब उसी से कर लिया। उन्होंने वीरगाथा काल कहा, इन्होंने युग बोल दिया। फर्क इतना ही है और कुछ भी नहीं है। पूर्व मध्य युग दूसरा, पूर्व मध्य युग। अब उन्होंने काल कहा था, इन्होंने युग कह दिया, हमें क्या दिक्कत है? और दूसरा नाम इन्होंने क्या लिया? भक्ति काल। भाई इसको चेंज नहीं किया इन्होंने, भक्ति काल बोला, भक्ति काल। कब से? 1400 से 1700, 1400 से 1700।
विक्रमी संवत। अब शुक्ल ने क्या माना था, जो वीर गाथा माना था 1050 से 1375, लेकिन इन्होंने 1400 कर दिया पूरा। बोले 1400 जाने दे यार, बोले ये 25-25 का आंकड़ा है ना, 75 का, ये बोले मुझे सूट नहीं करता, बोले मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ, बोले 1400। ठीक है। उत्तर मध्य युग, उत्तर मध्य युग, नाम क्या दूसरा, रीतिकाल, और तो क्या हो, रीतिकाल। ये तो बहुत शरीफ आदमी थे, इनका याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 1700 से 1960, 1700 से 1960 क्या था, विक्रमी संवत। अंतिम आधुनिक युग, आधुनिक युग, आधुनिक युग, दूसरा नाम नवीन विकास काल, नवीन विकास काल। कब से, 1960 से, 1960 से। ठीक है, ये हो गए हमारे बाबू श्याम सुंदर दास। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, याद करवाता हूं थोड़ा। ले लिया, आगे बढ़े। दो या तीन क्लास हो होंगी भाई, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हमारा आदिकाल शुरू हो जाएगा, मजा आने लग जाएगा। ठीक है। श्याम सुंदर दास जी प्रमुख रचनाएं दो, हिंदी गोविंद रत्नमाला, शुक्ल जी ने इसको आधार बनाया था वो, और एक हिंदी भाषा और साहित्य, ये दो इनकी महत्वपूर्ण एवं प्रमुख रचनाएं। इन्होंने आचार्य शुक्ल की तरह दोहरा काल विभाजन माना है। कौन कौन सा, आदि युग, पूर्व मध्य युग, उत्तर मध्य युग और आधुनिक युग। भाई ये क्रम वाइज याद रखने हैं हमें। ठीक है, इसको इसमें मत घुसा देना बस, क्योंकि आदि युग, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल, ऐसे पढ़ते हैं हम। ये तो पढ़ते हैं ना, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन ये ऐसे है, इसको ऐसे का ऐसा रहने देना, इसको चेंज करने की जरूरत मत करना, अपना दिमाग मत यूज करना। ठीक है। आदि युग, पूर्व मध्य युग, उत्तर मध्य युग, आधुनिक युग। और दूसरे नाम किए वो कैसे कर दिए, वीरगाथा युग, भक्ति काल, रीति काल और नवीन विकास काल। नवीन विकास काल कैसे, 1050 से 1400 विक्रमी संवत। कौन सा, वीरगाथा युग या आदि युग। ठीक है, दोनों 1050 से 1400 विक्रमी संवत। पूर्व मध्य युग या भक्ति काल 1400 से 1700 पूरा कंप्लीट। इसके बाद उत्तर मध्य युग या रीति काल 1700 से 1960। सिर्फ ये फिक्र याद रखनी है, क्योंकि वहां पे 1900 था, यहाँ पे इन्होंने 1960 कर दी। आधुनिक युग या नवीन विकास काल 1960 से अब तक चल रहा है ये। तो ये हो गए हमारे श्याम सुंदर दास जी, और बहुत ही अच्छे जानकार थे हिंदी के बारे में श्याम सुंदर दास, क्योंकि इनको आचार्य शुक्ल ने इनको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो दोस्तों, कक्षा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और उम्मीद है कि पसंद तो आई ही होगी। हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और दो या तीन क्लास और होंगी इस क्लास के बाद में। फिर जो क्या है कि फिर हमारा ये जो भूमिका है ना, ये कंप्लीट हो जाएगी, और भूमिका कंप्लीट होने के बाद मतलब 10 क्लासें हो जाएंगी भूमिका को लेकर के। ठीक है, उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपना नया और स्पेशल जब वीर गाथा काल स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें देखो मजा आएगा। अच्छा पढ़ेंगे, स्वस्थ पढ़ेंगे, तंदुरुस्त तरीके से पढ़ेंगे। वो बोलते हैं ना, लर्निंग विदाउट बर्डन, तो लर्निंग विदाउट बर्डन ही करेंगे। ठीक है, इसी आशा और उम्मीद के साथ इसी कक्षा को यहाँ पे समाप्त करते हैं, और अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक क्या होगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आप चैनल पर नए हैं, जाते जाते बोल देता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी सूचना मेरे द्वारा प्रेषित की जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सोशल मीडिया का लिंक मैंने
अपने डिस्क्रिप्शन में डाला है, और डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार चेक करें कि क्या क्या सीन है, कैसे कैसे उसमें डाल रखा है, क्या क्या मैंने पढ़ाया है उसके बारे में सब कुछ जानकारियाँ वहाँ पे दी हैं। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी जो आपके लिए विशेष और महत्वपूर्ण हो सकती हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।